हेलो जी, राम राम जी सर एंड फर्स्टली वेलकम बैक टू माय चैनल। फोर्स और उसके टाइप पढ़ेंगे आज और नया टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट और फ्रिक्शन। तीनों का पहले मतलब बता देती हूँ। फोर्स का मैंने कई बार बता लिया पहले भी, जैसे कि बल होता है। फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में बोले घर्षण। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, एक तो होती है नेचुरल सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट कि हम लॉन्च करते हैं कुछ न कुछ नया पता लगाने के लिए, नई इन्वेंशन करने के लिए। वो किस प्रिंसिपल पे बेसिस होते हैं आज मैं सब बताऊंगी। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो हमारे अर्थ से एग्जर्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि ग्रेविटी बोला था, एक्सलेशन, जैसे ड्यू टू ग्रेविटी जो वर्ड यूज़ हुआ था, वो किस में होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट करती है अर्थ में। और ग्रेविटेशनल फोर्स दो यूनिवर्स के अंदर, दो प्लेनेट के बीच में भी होता है। जैसे कि हमारे सन रिवॉल्व करता है, या अर्थ किसके और दूसरे प्लेनेट घूमते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, तो उसको फोर्स को बांधे रखने के लिए क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ताकि एक प्लेनेट अपनी क्लास में ही मेंटेन रहे, वो एक दूसरे की क्लासेस में इंटरफेयर ना करे, टकराव ना हो। तो उस फोर्स को जो बांधे रखता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इसकी एक यूनिट जैसे ग्रेविटी बोलते हैं, जिसमें कि मास होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। नॉर्मल फोर्स का क्या फॉर्मूला था? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे तो क्या होगा? मास इनटू, तो हम फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, जिसमें कि जो फोर्स में जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मैंने एक बार और कॉन्सेप्ट में बताया था फोर्स पढ़ाते वक्त कि जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की इक्वेटर पे अलग वैल्यू रखती है, और पोल पर नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं उस पर अलग वैल्यू रखती है। इक्वेटर पे जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसमें जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 10। और पोल पे हम 9.8 मीटर पर सेकंड देते हैं, वो इसकी यूनिट होती है। जो ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनर जियोग्राफिकल वेरिएशन शो करती है अलग अलग पॉइंट पे अर्थ पे। तो इसलिए बस इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स में। नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब होते हैं दो चार्जेस के बीच में, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जनरली मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जो यूज़ होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि दो चार्जेस होते हैं ए और बी, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये अट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज को हम क्या उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट, फोर्स मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इससे नेक्स्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट का मतलब तुम्हें आप सबको पता होगा कि जब दो पोल्स आपस में कंबाइन होते हैं, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की। जैसे इसमें भी जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ को रिपेल करते हैं। जब दो मैग्नेट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट दो तरह की होती हैं, एक जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट, और सेकंड होती है यू शेप मैग्नेट, जिसको घोड़े की नाड़ की जो शेप होती है ना उसको बोलते हैं। तो दो तरह की मैग्नेट है। जब दो मैग्नेट्स या दो पोल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड को टाइड करके रखता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो करंट वाले उसमें भी आता है कॉन्सेप्ट में। मैग्नेटिक फील्ड यानी जो थंब रूल होता है उसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो ये किस में होते हैं? थंब लॉ में होते हैं, जो कि करंट वाला कॉन्सेप्ट ये आगे करवाऊंगी। बाकी दो मैग्नेट को बाइंड अप करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड उसको मेंटेन करता है, उसको टाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स।
अब नेक्स्ट आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स समझ गए होगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स वेरिएबल या एप्लीकेबल होता है वो किस पे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, इनमें कौन सा होता है मैकेनिकल फोर्स। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुम गैस करना किसके रिगार्डिंग है वो एग्जांपल। जैसे कि एक बकेट ली पानी की और उसको तुम घुमाते हो वर्टिकली, और गोल गोल घुमाने के बाद भी पानी नहीं गिरता, तो वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी वो एक ही रिदम में चलती रहती है। जब हम सर्कुलर में घुमाते हैं, तो जब हम सेम स्पीड पे घुमाते हैं, ये जब एक्सलेशन और वेलोसिटी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, सेम स्पीड पे घुमाते हैं और पानी नहीं गिरता, तो क्या होता है, जो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन या सेम मोड में रहता है, तो वो यूज़ होता है, वो एक टाइप का मैकेनिकल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल। और दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि हम दूध बिलोते हैं या फिर दूध से मक्खन करते हैं, रई से अलग करते हैं, तो क्या होता है, जो मक्खन होता है वो किस में होता है, साइड में लग जाता है, बीच में क्या रहती है, हमारी छाछ रह जाती है। तो जब वो रई घूमती है तो क्या करती है, जो कितना भी जो दही का मक्खन बनता है वो किस में होता है, साइड में, और बीच में क्या रह जाती है, हमारी नॉर्मल जो लिक्विड बटर मिल्क या लस्सी रह जाती है। तो वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। शूडो आउटसाइड डायरेक्शन में बोलते हैं उसको। तो दो टाइप के मैकेनिकल फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल जो इनवर्डली लाई करता है, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, शूडो आउटसाइड डायरेक्शन देता है, जैसे कि घी का एग्जांपल दिया है। और मैंने एग्जांपल उसका सेंट्रीपिटल में किसका दिया, बकेट का दिया। जो पानी होता है उसी वेसल्स में अंदर मूव करता है, बाहर वो थोड़ा सा भी नहीं गिरता, जब वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम वेलोसिटी में हो और एक्सलेशन भी सेम हो तब। अब हम जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, उसमें कुछ मिस हो गया था, नाउ आई विल टेल यू। मैं आपको केपलर्स लॉ के बारे में बताना चाहती हूँ। केपलर्स ने 3 लॉ दिए। केपलर एक साइंटिस्ट था जिसने यूनिवर्सल डिस्कवर किए थे हमारे प्लेनेट के ऊपर। उसने ये बताया था प्लेनेट और ऑर्बिट का पाथवे क्या होता है। केपलर्स ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या था, इसने ये दिया था कि जितने भी प्लेनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथवे रखते हैं, इलिप्टिकल पाथ रखते हैं, इक्लिप्स बनाते हैं। जैसे एक तो होता है स्फेयर, एक होता है ओवल और एक होती है इक्लिप्स शेप। तो वो इलिप्टिकल पाथ में होते हैं, इक्लिप्स बनाते हैं। ये होता है केपलर का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि जितने भी प्लेनेट होते हैं अलग अलग क्लासेस में वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे एक फर्स्ट में क्या होता है, मर्क्यूरी, मार्स, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे वीनस होते हैं। जिस तरह के ये प्लेनेट होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो ऑर्बिट पाथवे होता है, वो सेम डिस्टेंस रखता है। द पाथ बिटवीन 2 प्लैनेट कंटेन सेम इक्वल डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट, नॉट सन। सन से प्लैनेट की दूरी तो दूर होती है, बट प्लैनेट की जो क्लासेस होती हैं वो सेम डिस्टेंस रखती है। फिर आता है केपलर्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ये कहता है जो रेशियो ऑफ प्लैनेट डिस्टेंस क्यूब विद द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पाथ, यानी जो डिस्टेंस होते हैं ऑर्बिट का, प्लैनेट का जो ऑर्बिट बनते हैं उसका डिस्टेंस क्यूब में होता है, ट्रिपल होता है। बट जो ऑर्बिट का स्क्वायर यानी जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, पीरियड का मतलब जितना टाइम लगता है ऑर्बिट में चक्कर काटने में, जितना टाइम लेती है वो उसका ऑर्बिट पीरियड होता है। तो क्या होता है कि डिस्टेंस का क्यूब, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट विद द स्क्वेयर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ये जो टी स्क्वेयर है ये क्या है, ऑर्बिटल पीरियड है। जो टी स्क्वेयर होता है वो क्या रखता है, ऑर्बिटल पीरियड रिप्रेजेंट करता है। और डी क्यूब यानी जो क्यूब, द रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ प्लैनेट डिस्टेंस। ये होगी केपलर्स के 3 लॉ। वेटलेसनेस या फ्री फॉल का मतलब क्या समझते हो, वेट का मतलब वेट, लेस विदाउट वेटनेस, और फ्री फॉल जिसमें हम ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं चेक करते, जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं हो। जैसे हम फ्लोर पे बैठे हैं,
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम बैठे हैं, वेट होता है बट हमें फील नहीं होता, वो होता है वेटलेसनेस, जिसमें कि ग्रेविटी के 2 पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके वेटलेसनेस बना देता है बॉडी को, वो होता है वेटलेसनेस, जिसको फ्री फॉल भी बोलते हैं। अब फील कैसे करते हैं हम वेटलेसनेस को, जैसे कि हम लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट में क्या करते हैं, होता तो है हमारा वेट, बट उसमें जैसे सेंट्रीपिटल एस्ट्रोनॉट या जो एक्सलेशन होता है उसमें हम फील नहीं करते, एकदम से ग्राउंड फ्लोर से अप फ्लोर, अप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में एकदम से आ जाते हैं। बॉडी वेट रखती है बट फील ऐसा होता है कि जैसे वेट ही नहीं लगा, तो वो होता है फीलिंग वेटलेसनेस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसको सबका वेट है और एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मैंने बता दिया था, जैसे कि हर एक प्लेनेट का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जिसको उपग्रह बोलते हैं, जैसे धरती का उपग्रह कौन क्या है, चंद्रमा। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तौर पे सैटेलाइट भेजते हैं या अपने मेंटेन करते हैं। कई प्लैनेट कई सैटेलाइट भी रखते हैं, अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग सैटेलाइट होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम यूनिवर्स में या हमारे प्लैनेट में क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ यूनिक है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब उसको हम भेजते कैसे हैं, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बाइंड अप करके रखता है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे कि हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो तुरंत नीचे आ जाती हैं। तुम सोचते होगे कि सैटेलाइट कैसे ऊपर रह जाती होगी। जब हम एटमॉस्फेयर में 11.2 की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही रह जाती है, नीचे नहीं आती है। तो सेम है, जितना हम फोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे वो उसी में मेंटेन हो जाती है वहीं पे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमारे पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इक्वल होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। दो जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल को मेंटेन रखते हैं ताकि वो सैटेलाइट अनसक्सेस ना हो, सक्सेसफुल हो। क्योंकि दो बताए थे मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनवर्डली बाइंड अप करता है, ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी ग्रेविटी अर्थ की और दो प्लेनेट के बीच में जो फोर्स को बांधे रखता होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब आता है जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो पता ही था, gmd। तो ये होता है, ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत हेल्पफुल होती है। mg इसलिए आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जैसे होती है, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ के अराउंड, सैटेलाइट जो उपग्रह होता है वो। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम मोस्टली क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि अब तूफान आने वाला है, बाढ़ आएगी, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर हैं ये होने वाले हैं, यानी इन सब की अपडेट या वेदर फोरकास्टिंग के लिए जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जनरली वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जैसे ये जो इनसेट आईडी नाम की सैटेलाइट है, ये इंडिया ने लॉन्च कर रखी है, ये कम्युनिकेशन हो सके और वेदर फोरकास्टिंग की सारी अपडेट मिल सके, इसलिए ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो हमारे इंडिया की है। अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है घर्षण, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, फ्रिक्शन का हम लोग घर्षण इसलिए होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम चलते हैं, एक तो हम फर्श पे चलें और दूसरा हम रेत में चलें या मिट्टी में चले, तो किस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो फर्श होता है उसका स्मूथ सरफेस होता है जिसमें कि हमें घर्षण की ज़रूरत है। कई बार क्या होती है, कुछ चप्पलें या कुछ स्लीपर होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं फर्श पे, और वही अगर सरफेस कौन सा होगा, सैंड वाला होगा या फिर रेत क्ले वाला होगा, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें चलने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो सरफेस क्या है, रफ, स्मूथ और रफ सरफेस। जब हमारी बॉडी दो सरफेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्सेस होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन किस में बन रहा है। फिर आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनामिक।
तो स्टैटिक में क्या होता है, जब एक बॉडी रेस्ट पे रहती है, दोनों बॉडी की जो सरफेस होती है वो रेस्ट पे रहती है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक मूव लार्ज टाइप का फोर्स भी बोल सकते हैं हम, या फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें कि चीज़ मोशन में रहती हैं, जिसके दो टाइप होते हैं, जिसको काइनेटिक मोशन के दो टाइप है, रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग में जैसे हम रोल करते हैं, जैसे एक तो सिलेंडर को हम खींच के लेके आए और दूसरा हम इंक्लाइन प्लेन पे रोल करवा दे, तो सबसे पहले किस पे आसानी होगी, जैसे कोई भी है इंक्लाइन प्लेन पे हम रोलिंग करवा देते हैं। स्लाइडिंग में क्या होता है, धकेल देते हैं, स्लाइड होता है, जैसे कि हमारी सूटकेस उठाने में भारी होती है, उठा नहीं पाते, तो उसमें स्लाइडिंग के लिए क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो होता है दो टाइप, लिमिटिंग के। और फिर आता है डायनमिक। डायनमिक में क्या होती है, बॉडी की दोनों ही सरफेस क्या होती है, मोशन में होती है, वो होता है डायनामिक फ्रिक्शन। एडवांटेज ये होती है कि हमें कोई भी काम इजी बनाने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, पर डिसएडवांटेज क्या होती है कि हमारे जो इंजन एक्सेसिव एनर्जी ज़्यादा लग जाती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में वेस्ट हो जाता है। जैसे आपका चलती चलती एकदम जैम हो जाए, फिर हम उसको ऑयल वगैरह डाल के क्या करते हैं, मूवेबल करते हैं, या सरफेस में जैसे कोई मशीन है जाम हो जाती है, कई दिन से यूज़ नहीं होती तो जैम हो जाती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑयल या फिर ग्रीस डाल के दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये नुकसान भी है, और फ़ायदा ये है कि कई काम यूजेबल होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल या मशीन से रिलेटेड, जैसे हमारे कार्स वगैरह हैं व्हीकल में, अगर ब्रेक ना हो, अगर वो सेम उस पर चलती रहे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी या नुकसान हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन यूजेबल भी है, और डिसएडवांटेज, एंड क्योंकि डिसएडवांटेज ये है मेनली कि वो एनर्जी वेस्टेज होते हैं, बस। ये है हमारा फोर्स के टाइप थे, केपलर्स लॉ थे, फ्रिक्शन थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव यू नाइस डे।